हम पहुंच चुके हैं 2018 के पेपर पर। इससे पहले हम 2014, 15, 16, 17 के 3 मार्कर कंप्लीट कर चुके हैं और जियोग्राफी बाकायदा मैं पूरे तरीके से कंप्लीट करवा चुका हूं। तो आप में से जो नए स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार जाके आप वो प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए। उसमें लगभग आपको 80+ वीडियो मिल जाएंगे जो मैंने आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से कवर करवाया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें इकोनॉमी की। हाँ, और इसके अलावा अगर आप में से किसी को इकोनॉमी पढ़ना है तो बाकायदा उसके लिए मेरी क्लासेस अवेलेबल है यूट्यूब पर, और कुछ प्लेट क्लासेस भी है। तो पहले आप यूट्यूब पर जो क्लासेस अवेलेबल है उन्हें जाकर ज़रूर देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन और एनिमेशन के तरीके से मैंने वो क्लासेस पढ़ाई है और मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से पसंद आएगी और काफ़ी हद तक के जो क्वेश्चंस है वो यहाँ के कवर भी उसमें हो जाएंगे। तो बात करते हैं हम 3 मार्कर की, और पहला प्रश्न है विमुद्रीकरण। देखिए, प्रश्न पूछा गया 2018 के पेपर में, यानी कि तब तक भारत में डीमोनेटाइजेशन जो है वो हो चुका था। हालांकि भारत में से पहले एक बार डीमोनेटाइजेशन जो है वो हो चुका है। वो कब हुआ वो जानेंगे इसमें। तो विमुद्रीकरण क्यों किया था वर्तमान सरकार ने, अगर आपको वो पता होगा तो भी आप इसका आंसर आसानी से लिख पाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में काला यहाँ पर धन आएगा, ठीक है, चूक गए हम थोड़ा सा, तो काला धन अधिक हो जाता है, तब सरकार पुराने नोट को प्रचलन से बाहर कर नए नोट जारी करती हैं। भारत में 1978 और 2016 में क्या हो चुका है, विमुद्रीकरण हो चुका है। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखें कि जो भारत है, ठीक है, भारत में विमुद्रीकरण कब कब हो चुका है, 1978 और 2016 में। और ये क्यों किया गया था, क्योंकि भारत सरकार चाहती थी कि जो काला धन है उसे क्या किया जाए, यहाँ पर हटाया जाए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि विमुद्रीकरण जो है वो आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि अगर इसे हम सरल भाषा में यहाँ पर समझना चाहे तो इसे कहा जाता है जीएसटी। तो जीएसटी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर आप में से जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा तो एक बार जाकर मैं जीएसटी क्लास आप ज़रूर देखें यूट्यूब चैनल पर। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि वस्तु एवं सेवा कर को हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर ये कि यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो सभी अलग अलग करों के स्थान पर एकल रूप से लगाया जाता है। ठीक है, तो आपको पता होगा जीएसटी आया था, ठीक है, तो एक कर एक बाजार की भूमिका से दी गई थी जो लगभग 2017 से लागू हुआ था। हालांकि कहने को ये एकल टैक्स है, लेकिन फिर भी इसके प्रकार होते हैं CGST, IGST और SGST। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इसको लेती है। IGST को ये दोनों के बीच में बढ़ता है और SGST स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके बीच में बढ़ता है। हालांकि ये अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको समझा जा सकता है। और जो स्लेब है एक्चुअल में जीएसटी की वो 4 प्रकार की है। कुछ वस्तुएं 5% कर के अंतर्गत रखी गई है, कुछ 12%, कुछ 18 और 28%। ठीक है, हालांकि अभी तक दुनिया के जिन देशों में ये लगाया गया है जीएसटी उसमें भारत के जो टैक्स हैं वो हाईएस्ट हैं, आपको मैं बता दूं। और भारत में वाकई में दुनिया के जो हाईएस्ट टैक्स है वो लगते भी हैं। ठीक है, तो ये हमने बताया एज 3 मार्कर के अनुसार जीएसटी को। इसके बाद हमारे सामने प्रश्न है कि हरित लेखांकन किसे कहते हैं, यानी कि एक बहुत अच्छी जो टर्म्स है इन्होंने पूछी है और शायद हो सकता है बहुत सारे छात्र जो है वो इकोनॉमी में इसको पहली बार पढ़ रहे हो, शायद पढ़ने में अभी ना आए, तो इसको हम यहाँ पर समझ भी लेते हैं। देखिए, यह राष्ट्रीय आय मापन की ऐसी विधि है जिसमें आय अभिवृद्धि के समय प्राकृतिक संसाधनों एवं पर्यावरण के क्षय को घटाया तथा सुधार हेतु किए गए प्रयासों को समायोजित किया जाता है। यानी कि एक्चुअल में हरित लेखांकन में क्या है कि जब भी हम राष्ट्रीय आय का मापन करते हैं तो हम कभी ये नहीं देखते कि उस वर्ष पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ है। तो हरित लेखांकन में क्या होता है, मापा तो राष्ट्रीय आय जाता है, लेकिन अगर उस वर्ष पर्यावरण में मतलब जैसे कि जलवायु परिवर्तन में अगर कार्बन उत्सर्जन बढ़ा या इसके अलावा जो पेड़ पौधे हैं वो ज़्यादा कटे हैं, तो उनका एक मोटा मोटा अनुमान लगाकर एक निश्चित राशि को राष्ट्रीय आय में से घटा लिया जाता है। लेकिन अगर इसके अलावा सरकार ने कुछ प्रयास भी किए हैं पर्यावरण के सुधार हेतु, जैसे कि जो जल शुद्धिकरण, नदियों की साफ सफाई हेतु, ठीक है, या जो जानवर जो होते हैं उनके संरक्षण के लिए कुछ किया हो, राष्ट्रीय उद्यान में कुछ किया हो, यानी कि कुल मिला के पर्यावरण संबंधित कुछ प्रयास किए हो, अगर उनकी सफलता दिखती हो तो उसका भी एक मोटा मोटा अनुमान लगाकर उसमें जोड़ दिया जाता है। और यही क्या कहलाता है, हरित लेखांकन कहलाता है, जो राष्ट्रीय आय के संदर्भ में। ओके, तो आपको क्लियर हुआ होगा कि हरित लेखांकन किसे कहते हैं। इसके बाद में चौथा प्रश्न है और बड़ा सिंपल था ये, तो कि कौन से देश ब्रिक्स के सदस्य हैं। तो ब्रिक्स के नाम से क्लियर है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इन क्वेश्चंस में एक फ़ायदा होता है कि आपको जो 3 नंबर है पूरे के पूरे मिलते हैं। इन क्वेश्चंस में कटने की संभावना न के बराबर होती है।
आगे बढ़ते हैं हम पांचवें प्रश्न की तरफ। तो पांचवा प्रश्न है हमारे सामने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के उद्देश्य। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पढ़ी होगी बहुत सारों ने, तो इसके उद्देश्य क्या होंगे वो हम आपको बताते हैं। तो जब ऐसे उद्देश्य की बात आए तो आप यहाँ पर 3 इसके आप जरूर पॉइंट लिखें, 2 पॉइंट कभी ना लिखें। एज ए 3 मार्कर है तो 3 पॉइंट लिखने होंगे हमें। तो पहला ये कि देश में स्वरोजगार को प्रेरित करने हेतु सुलभ पद्धति से ऋण उपलब्ध करवाना। तो जो मुद्रा योजना है उसमें लगभग 500 करोड़ तक का जो ऋण है वो सरकार देने के लिए आप उपलब्ध थी। हालांकि ये उस कंपनी के ऊपर निर्भर करता है कि किसे दिया जाएगा। यहाँ पर 500 करोड़ का ऋण, यहाँ पर मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, 500 करोड़ का यहाँ पर प्रति जिले या प्रति जो एरिया है ग्रामीणों का, बहुत सारे को मिलाकर उसके अकॉर्डिंग अलग अलग बांटा गया था। तो इतना डिटेल हमें तो नहीं बताना यहाँ पर। दूसरा ये कि एमएसएमई क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना। तो जो लघु एवं कुटीर उद्योग हैं उसमें ऋण प्रदान करके, जैसे कि महिलाओं को लोन प्रोवाइड करके उन्हें सिलाई मशीन उपलब्ध करवाना है अगर महिलाएं चाहें तो। इसके अलावा अचार पापड़ का जो बिजनेस हो जाए, चाहे वो अगरबत्ती का हो, चाय पैकिंग का हो, महिला अगर अपने लेवल पर कुछ करना चाहती है तो सरकार उसे लोन प्रोवाइड करवाकर उनकी जो भागीदारी है उनको सुनिश्चित करना चाहिए, पुरुष के बराबर लाएगी। और दूसरा है यहाँ पर प्रशिक्षण सुविधा एवं जोखिम रहित ऋण प्रदत्त करना। तो प्रशिक्षण यानी कि बहुत सारी बार होता है कि अगर मान लेते कोई महिला चाहती है वो अचार का बिजनेस खोलना चाहती, तो उसके लिए सरकार फिर उन्हें लोन के साथ साथ में जो प्रशिक्षण है वो भी उपलब्ध करवा देती है, सिलाई का प्रशिक्षण भी दे सकती हैं। और जोखिम रहित ऋण यानी कि अगर आपको निश्चित 5 साल दिए गए हैं तो 5 साल में अगर आप नहीं चुका पाते तो फिर आपको 2 साल की ओर यहाँ पर रियायत मिल सकती है। तो ये 3 पॉइंट हमने बताए एज ए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, बात है छठे प्रश्न की। तो ये छठा जो प्रश्न है दोनों पेपर में आ चुका है, खाद्य सुरक्षा की अवधारणा। तो ये वही वाली बात है कि लोगों को, जो आम जन, उसको मेरिट वस्तु उपलब्ध करवाना, इसके अलावा बफर स्टॉक को बनाए रखना, और जो लोगों तक हैं, आम जन लोगों तक है, उन तक जो पीडीएस है उसकी अच्छी तरीके से पहुंच करना। तो जो 3 पॉइंट है वे मैं लगभग लास्ट दोनों पेपर में लिखते आया हूँ, तो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। ठीक है, एग्जाम में तो आप जरूर लिखिएगा, वहाँ पर पूर्वानुसार ना लिखें। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारे सर ने लिखा था तो हम भी लिखते, ऐसा आप कतई ना करें। ओके, तो ये हमें जब पता है तो हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। इसके बाद में आखिरी प्रश्न है कि विकेंद्रीकृत नियोजन। ठीक है, प्रश्न बहुत अच्छा है। और एक चीज़ और मैं कह देता हूँ आप सभी से कि एक दिक्कत एमबीबीएस के साथ में ये होती है कि ये लोग सीधा गूगल से ट्रांसलेट कर रहे हैं, इसलिए हमारे साथ में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आप इसके लिए इंग्लिश कीवर्ड भी ज़रूर पढ़ें ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। अभी होता क्या है तो इसको पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। लोकतंत्र उत्तरदायित्व हेतु आम जन से लेकर विभिन्न पदानुक्रम इकाइयों में सभी की सहमति के पश्चात योजनाओं का निर्माण किया जाता है, जैसे ग्राम, जनपद, जिला, राज्य केंद्र। देखिए होता क्या है कि जब योजना बनाने की बारी आती है तो इसमें क्या होता है विकेंद्रीकृत में कि ग्राम पंचायत के सरपंच से लगाकर जनपद पंचायत का जो अध्यक्ष हो गया, जिला पंचायत का अध्यक्ष हो गया, राज्य का मुख्यमंत्री, और भी अगर कोई सचिव वगैरह हो, उन सभी की सहमति से लेकर नियोजन यानी कि प्लानिंग की जाती है कि आखिर लोगों को आवश्यकता किस चीज़ की। जैसे कि मनरेगा इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है कि कुल मिला के लोगों की जेब में क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। ठीक है, तो मनरेगा यही करता है, चाहे खड्डे खुदवाए लेकिन लोगों की जेब में पैसा हो, जिससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा और जीडीपी भी बढ़ेगा। तो एक्चुअल में यहाँ पर यही बात कही गई थी विकेंद्रीकृत योजना के अंतर्गत कि जो योजना बने उस योजना में क्या हो, यहाँ पर सभी की भागीदारी बराबर सुनिश्चित की जाए। यही क्या होता है विकेंद्रीकृत नियोजन। चलिए साथियों, तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे समझ में आए होंगे, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है समय समय पर कमेंट ज़रूर करते रहें, लाइक, शेयर, और नए साथी जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट।